जरा रुकिए, यह महज जनगणना नहीं है। 2027 में हमारी गिनती वही पुराने तरीके से नहीं बल्कि डिजिटली होने जा रही है। यहां कागज कलम छोड़ डाटा डिजिटली इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या हमारा और आपका डेटा सही गिना जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट दैट मैटर्स। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे डिजिटल सेंसस 2027 के महत्व और विवाद को, जो भारत के भविष्य की नींव तय करेगी। भारत की 16वीं जनगणना, जिसे होना तो 2021 में था, पर यह होगा 2027 में। यह डिजिटल फर्स्ट जनगणना होगी, जिसमें डेटा कलेक्शन के लिए मोबाइल ऐप्स और सेल्फ एनुमरेशन के साथ जातिगत गणना किया जाएगा। यह पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिसमें जीपीएस और मोबाइल ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे डेटा कलेक्शन सटीक होगा। जाहिर है, इस प्रक्रिया से परिसीमन और महिला आरक्षण पर असर पड़ेगा। आजादी के बाद पहली बार व्यापक जातिगत गणना होगी, जो ओबीसी और अन्य समुदायों के लिए नीतियों में मदद करेगी। 2026 तक परिसीमन पर रोक थी, वहीं 2027 के आंकड़े परिसीमन का आधार बनेंगे। 33% महिला आरक्षण लागू होने के लिए भी जनगणना और परिसीमन दोनों जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले चरण की समय सीमा औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दी है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित 30 दिनों की अवधि में घरों और आवासों के सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाना है। अधिसूचना में स्वगणना का विकल्प भी जोड़ा गया है, जो घर घर सूचीकरण शुरू होने के ठीक 15 दिन पहले उपलब्ध होगा। इससे नागरिक ऐप और पोर्टल के माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। दूसरा चरण जनसंख्या गणना का फरवरी 2027 में होगा। अधिकांश भारत के लिए यह 1 मार्च 2027 और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सितंबर और अक्टूबर 2026 निर्धारित किया गया है। भारत के प्रशासनिक इतिहास में यह पूरी प्रक्रिया मील का पत्थर साबित होने वाली है, जो सांख्यिकीय इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रही है। यह स्मार्ट डाटा के जरिए एक स्मार्ट भारत बनाने की ओर कदम है। इस प्रक्रिया को लेकर कुछ सवाल और विवाद भी हैं कि क्या हमारा और आपका डेटा सही गिना जाएगा। तो आइए एक एक कर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कई दक्षिण राज्यों को डर है कि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर सीटों के पुनर्गठन से संसद में उनकी सीटें कम हो सकती हैं। इसलिए वे सीटों की कुल संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बार बार स्पष्ट किया है कि परिसीमन प्रक्रिया के दौरान दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि दक्षिण राज्यों की संसदीय सीटों में कोई कमी नहीं की जाएगी। साथ ही परिसीमन के मुद्दे पर उचित समय पर सभी संबंधित पक्षों और राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा भी की जाएगी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जनगणना 2027 ही लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण का आधार बनेगी। सरकार ऐसे विकल्पों पर विचार कर रही है जिससे परिसीमन भी हो सके और जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे दक्षिणी राज्य खुद को ठगा हुआ महसूस न करें। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना एक विकल्प हो सकता है, ताकि किसी भी राज्य की मौजूदा सीटें कम न हो। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 2027 की जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य जातियों की भी गणना की जाएगी। जातिगत डेटा के राजनीतिकरण और इसे टालने के आरोपों पर सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह निर्णय सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए लिया गया है। सरकार के अनुसार अलग से सर्वे कराने के बजाय मुख्य जनगणना में ही जाति को शामिल करना डेटा की शुद्धता और पारदर्शिता के लिए बेहतर है। जातिगत डेटा मिलने से अन्य पिछड़ा वर्ग और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अधिक सटीक और लक्षित कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।
वहीं डेटा के हेरफेर या राजनीतिक गलत व्याख्या को रोकने के लिए सरकार कोड डायरेक्टरी पद्धति का उपयोग करेगी। इसमें राज्यों की विशिष्ट जातियों की सूची एक ड्रॉप डाउन मेनू में होगी, जिससे डेटा संग्रह में विसंगतियां कम होंगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ही मोबाइल ऐप और स्वयं गणना के विकल्पों का उपयोग किया जाएगा। डिजिटल और जातिगत जनगणना कराना एक बड़ी चुनौती है, जिसमें डेटा की गोपनीयता और सटीकता महत्वपूर्ण है। सरकार का मानना है कि डिजिटल जनगणना से प्रशासनिक बोझ कम होगा। मोबाइल ऐप और पोर्टल के उपयोग से डेटा प्रविष्टि में होने वाली गलतियां कम होंगी और डेटा प्रोसेसिंग की गति बढ़ेगी। जटिलता से बचने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2026 से जिलों, तहसीलों और गांवों की सीमाओं को स्थिर करने का आदेश दिया है। इससे जनगणना के दौरान डेटा संग्रह में कोई विसंगति नहीं होगी। प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव कम करने के लिए पहली बार नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के दर्ज पर करने का विकल्प दिया जाएगा। सरकार लगभग 30 लाख शिक्षकों और स्थानीय अधिकारियों को तैनात कर रही है, जिनके प्रशिक्षण के लिए 18,600 तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है, जो जिला और ब्लॉक स्तर पर डिजिटल बाधाओं को दूर करेंगे। जाति आधारित डेटा की जटिलता को सुलझाने के लिए सरकार एक कोड डायरेक्टरी का उपयोग करेगी। इसमें राज्यों की जातियों की एक पूर्व निर्धारित सूची होगी, जिसमें गणना करने वाले कर्मियों को डेटा दर्ज करने में आसानी होगी और विवाद कम होंगे। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रियल टाइम निगरानी के लिए जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली CMMS पोर्टल बनाया गया है, जिससे मुख्यालय से ही हर क्षेत्र की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। जनगणना 2027 में घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव के मुद्दों पर असम जैसे राज्यों की चिंता पर केंद्र सरकार का रुख सख्त है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2025 में एक उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ के कारण हो रहे जनसांख्यिकीय असंतुलन को रोकना और भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें मतदाता सूची से हटाने और देश से बाहर निकालने की नीति पर काम कर रही है। शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच स्पष्ट अंतर देखा गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख और बौद्ध को शरणार्थी मानकर नागरिकता दी जा रही है, जबकि अवैध रूप से रहने वाले को घुसपैठिया माना जा रहा है। अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए सरकार ने 2025 में नया कानून पारित किया है, जो पुराने विदेशी अधिनियमों की जगह लेता है और सीमा सुरक्षा एवं विदेशियों की स्क्रीनिंग को अधिक कड़ा बनाता है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 और फिर 2026 में संसद में स्पष्ट किया है कि आगामी जनगणना 2027 के दौरान NPR को अपडेट करने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही दिसंबर 2025 में कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए 11,718.24 करोड़ के बजट में NPR के लिए अलग से कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। जनगणना का डेटा जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत संरक्षित है, जो व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करता है। यह डेटा किसी भी अदालत में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता और न ही किसी अन्य एजेंसी को व्यक्तिगत स्तर पर दिया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से एकत्र किया गया डेटा पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होगा और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP अधिनियम 2023 के तहत डिजिटल जानकारी सुरक्षित रहेगी। डेटा की रियल टाइम निगरानी के लिए एक समर्पित जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली CMMS
पोर्टल बनाया गया है जो किसी भी डेटा लीक या गड़बड़ी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हमें यह समझना है कि गिनती सिर्फ लोगों की नहीं, हमारे फ्यूचर की भी है। इसलिए संदर्भ जरूरी है। फिर मिलेंगे।